हाय हेलो। एक्चुअली जो हम लोग कंटिन्यूएशन में चल रहे थे तो थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की वजह से उस रिकॉर्डिंग में मैं अपने ग्रीन बोर्ड से इस स्क्रीन पे आ रहा हूँ। सो धीरे धीरे ये ग्लिचेस हम लोग दूर कर ले जाएंगे। तो बात जो हम लोग की चल रही थी दैट वाज अबाउट द डाइपोल जो हमारे पास होता है उसके डाइपोल के डेरिवेशन के बारे में। डाइपोल का लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे ख़ास तौर पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है ना। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे थे। तो मैंने आपके सामने एक डेरिवेशन रखा था जिसमें कि हमने ये कहा था कि अगर मान लो हमारे पास एक इस तरह से डाइपोल है, माइनस प्लस माइनस चार्ज है जो कि एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। कोई पॉइंट यहाँ पर P है, तो इस पॉइंट P पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके बारे में तो आपको ये दिखाया, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट होगा इस दिशा में माइनस से प्लस की तरफ, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से होगी E प्लस की वजह से, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E माइनस की वजह से, माइनस क्यू की वजह से और प्लस क्यू की वजह से। तो ये प्लस क्यू है आपका, ये माइनस क्यू है, और आपने ये दूरी यहाँ पर ले रखी थी इसके मिड पॉइंट से। और इस तरह के अरेंजमेंट के लिए आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। तो मैंने आपको यहाँ पर साफ साफ बताया था कि इस स्थिति को देखो ज़रा, इस कंडीशन को देखो। इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज है इट इज़ मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। क्यों? क्योंकि पॉइंट P जो है वो प्लस चार्ज के पास है और माइनस चार्ज से दूर है। तो जैसे दूर होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 1/r² के ऊपर डिपेंड करती है। तो R अगर लार्ज होगा, R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो E की वैल्यू स्मॉल होगी या उसके कंपेयर में, उसकी तुलना में कम होगी। रेसिप्रोकल रिलेशन का यही मतलब होता है, ठीक है। तो अब हम उस तरीके को फॉलो करते हैं जो कि हमारी NCERT बुक हमको सजेस्ट करती है। हम उस तरीके को हम फॉलो करते हैं। तो देखो वहाँ NCERT ये कहती है कि हम शुरू से EQ और E माइनस क्यू को, मतलब प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसको डाइपोल मोमेंट के साथ में हम उसकी डायरेक्शन को मैच करते हुए चलेंगे। तो ज़रा एक चीज़ देखो, डाइपोल मोमेंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट है और आपकी E प्लस जो है वो भी लेफ़्ट टू राइट है, और डिस्टेंस हमने कितना लिया था r+a। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, इन वेक्टर फॉर्म E प्लस क्यू, वेक्टर लगा दो, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R माइनस a का होल स्क्वायर, और इसकी दिशा कौन सी है? P कैप वाली। देखो ये वेक्टर की दिशा है, ये वेक्टर की दिशा आप देखो यहाँ पर। तो आप देख रहे हो यहाँ वेक्टर की दिशा जो है, डाइपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसकी दिशा जो है वो ठीक वही है जो कि आपके प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। आइए अब हम करते हैं ऑल्सो। अगर हम E माइनस क्यू देखें तो E माइनस क्यू जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर P कैप, और आपको यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस साइन। अब एक चीज़ देखो बच्चों, एक चीज़ खास तौर पे देखो, आप यहाँ पर एक सवाल उठा सकते हो कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ पर जो Q है, Q को हम माइनस Q रख दें? क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से आप बात कर रहे हो तो Q की जगह माइनस Q रखो। अब मुझे ज़रा बताओ, Q को अगर माइनस Q कर भी दोगे तो इससे आपको मिलेगा क्या? Q को माइनस Q रखने से असल में क्या होता है, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है इसी को ही वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। Q की जगह पे माइनस Q कर दोगे तो जो माइनस साइन होगा वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को ही दिखा रहा होगा। जैसे देखो प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता हुआ है इस तरफ, तो माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। अब यहाँ पर आपको अगर वेक्टर फॉर्म में कह रहे हो तो या तो आप Q का माइनस ले लो या तो आप Q को माइनस कर दो, तो आप वो बात ले आओगे कि प्लस से कैसे अंतर है। या अगर आप
P के साथ में, यानी डाइपोल मोमेंट के साथ में तुलना कर रहे हो, तो डाइपोल मोमेंट अगर इधर है और आप कह रहे हो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो आखिर ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों हुई? क्योंकि आपने माइनस चार्ज लिया है। तो माइनस चार्ज लेने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा है, ये चीज़ आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो। तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में ले रहे हो और आपने वेक्टर को माइनस लिखा है, तो यानी कि आप दिखा रहे हो कि वेक्टर p की दिशा और e माइनस क्यू की दिशा अपोजिट है, क्योंकि हम माइनस चार्ज ले रहे हैं, तो आपको एक माइनस दिखाई पड़ेगा। ऐसे में अगर आप एक बार फिर से माइनस चार्ज क्यू की जगह माइनस क्यू रख दोगे, तो इसका मतलब है आपने चार्ज की जो माइनस नेचर है वो 2 बार कंसिडर कर लिया। पहले आपने कहा p और e एक दूसरे के अपोजिट क्यों? क्योंकि चार्ज हमारा माइनस है। फिर आपने जहाँ q लिखना था वहाँ माइनस क्यू लिख दिया, क्योंकि वो माइनस चार्ज है। तो आप एक ही चार्ज की 2 प्रॉपर्टी एक के बाद एक कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा था, आप ऐसे थे, आपने कहा कि हमारे E और P अपोजिट है, तो आप यहाँ आ गए। फिर आपने कहा माइनस चार्ज रख लो, तो फिर आप यहाँ आ गए। तो जैसे 1/2 को फिर से 1/2 को उल्टा करोगे तो 1/2, फिर उसको उल्टा कर दोगे तो 2 हो जाएगा। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा। वैसे ही कुछ लॉजिक यहाँ पर होगी। इसीलिए आप अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो आप उसको पी कैप के साथ अपोजिट होता हुआ दिखा दो। ठीक है, ऐसा कर दिया। तो अब आप कहोगे बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से क्या होगा? जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी? प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड और जो माइनस क्यू वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज की, दोनों का सम हो जाएगा। कहोगे सर अपोजिट है, तो यहाँ तो प्लस क्यू उधर है, माइनस क्यू उधर है, तो ये अपोजिट है, इनको घटा ना दे। हम कहेंगे फिर वही गलती करोगे। जैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा लिख लो। अगर वो निगेटिव चार्ज की वजह से, तो माइनस ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आपको एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी है। इसीलिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सभी तरह के चार्जों का जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। वो ये नहीं कहता है कि आप वहाँ पर एक सीरीज़ बनाओ जिसमें कुछ प्लस टर्म हो कुछ माइनस टर्म हो, आपको सिर्फ सम करना है। आप सम कर दो, आप प्लस का निशान लगा दो, ऑटोमेटिकली जो माइनस के हैं वो माइनस वाले में अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, जो प्लस वाले वो प्लस में एडजस्ट हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ सम करना है, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्रिकल अलजेब्रिक सम होता है। तो अब यहाँ पर आप ऐसा करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करोगे? वही चीज़ जैसा कि पहले किया था, वही पिछले डेरिवेशन में ये कर दोगे, तो ये कॉमन हो जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर, और एलसीएम ले लोगे तो जाएगा r प्लस a का होल स्क्वायर माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। अब देखो, आपने एक चीज़ पढ़ी है, आपने एक चीज़ यहाँ पर ये पढ़ी है ऑलरेडी, एक फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर पहले ब्रैकेट में a प्लस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी है, तो इसकी वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर है, तो इसको लिखा जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं आराम से। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कर दी है। यहाँ हमने किया है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra। कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो लगा रहे हैं यहाँ फार्मूला। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमने हमारे जो अब और एक चीज़ भूल रहे हैं, यहाँ पी कैप था, यहाँ पी कैप था, बाहर पी कैप कर दो, यहाँ पी कैप कर दो, बाहर पी कैप चल रहा है।
तो वेक्टर ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा q अपॉन 4πε0। देखें कुछ कटता है, आर स्क्वायर। अब चलो हम खोल देते हैं इसको, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर जैसे। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेप को ओपन करके हम लोग लिखें, क्योंकि क्या होना है कि आप क्लास में मेरे सामने सीधे तो बैठे नहीं फिजिकल, कोई स्टेप हमने ज़रा सा स्किप कर दिया, थोड़ा सा उसको डायरेक्ट कर दिया तो आपको समझ में नहीं आया, आपने पूछ लिया। आप तो हमसे इस स्क्रीन के थ्रू जुड़े हुए हों, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो हम सब आपको बता दें, ताकि जब आप ये वीडियो देखो तो आपके सारे जवाब यहाँ मौजूद हो सकता है आपने वीडियो को जल्दी जल्दी भगा भगा के देखने की आदत है आपकी, तो आप वो स्किप कर जाओ। अगर स्किप कर गए हो तो फिर से एक बार चला के देखना, वो सारे जवाब यहाँ पर होंगे। फिर भी अगर जवाब ना मिले तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमेशा इसके लिए आपका स्वागत है। ओके, और कुछ लोग जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट होंगे, इसको कई बार पढ़ चुके होंगे, वो इसमें आराम से स्किप कर सकते हो, जहाँ वो पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए भाई, हमने बता दिया हमारी ऑडियंस हम किन के लिए हैं। तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई की अब पी कैप तो रह ही रहा है, तो वेक्टर ई जो हो गया ये होगा q अपॉन 4πε, और ये हो जाएगा 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। अब हम मान लेते हैं, सपोज़ हमने मान लिया, लेट आपका जो R है वो बहुत ज़्यादा दूर है A से, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है कि आपका डाइपोल कहीं रखा है, जैसे मान लो डाइपोल यहाँ रखा है, ये प्लस डाइपोल है, ये माइनस डाइपोल यहाँ रखा है, और आप इससे काफ़ी दूर पर हो, बहुत दूर पे कहीं यहाँ पर खड़े हो, बहुत दूर खड़े हो, ये दूरी बहुत ज़्यादा है, ये R जो दूरी है यहाँ इसकी में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप लिख सकते हो केवल आर स्क्वायर, क्योंकि आपने ए को बहुत छोटा माना तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा हो गया, तो वो नेग्लिजिबल है इस तरह से। तो हमारे लिए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ई वेक्टर ई बराबर q अपॉन 4πε 4RA अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4। अच्छा, कभी ये लॉजिक मत सोचना कि अच्छा आर बहुत बड़ा है ए की तरफ छोटा है तो आर इंटू ए को भी निगलेक्ट कर दें। नहीं भाई, एक बड़ी क्वांटिटी है एक छोटी क्वांटिटी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो चीज़ें छोटी तो हो ही जाएंगी कुछ ना कुछ, लेकिन एक बड़ी क्वांटिटी एक छोटी क्वांटिटी घट रही है या जुड़ रही है, तो जो जुड़ रही है वो बहुत थोड़ा सा अंतर ला रही है। इस थोड़े से अंतर की वजह से हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बड़ी क्वांटिटी और छोटी क्वांटिटी गुणा हो रही है तो हमें देखना पड़ेगा कि उनको गुणा होने से क्या कुछ बहुत छोटा मिल रहा है या एक मीडियम रेंज की वैल्यू मिल रही है। तो r इंटू ए मल्टीप्लाई है, तो हम इसको यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से a गायब कर दें। तभी अप्रॉक्सीमेशन में जब a प्लस हो r माइनस ए है, तो इसी स्थिति में अगर a बहुत छोटा है तो इसको हम r लिख सकते हैं, इसको भी हम r लिख सकते हैं। लेकिन कहीं r इंटू ए है, r अपॉन ए है, तो इनके अप्रॉक्सीमेशन लेते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए और पड़ती है। वहाँ पहुँचेंगे तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो r कैंसिल हुआ, 3 हो गया, तो और p कैप और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे चल रहा है। तो इससे हमें पता चला कि जो e है ये हो जाएगा 2 टाइम 2qa अपॉन 4πε r3। आप कहोगे सर इसको ऐसा क्यों लिखा गया है और यहाँ पे बचेगा p कैप। तो क्योंकि हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को हम लिखते हैं 2, ऐसे लिखते हैं q टाइम 2a। मतलब कोई डाइपोल है, अगर एक प्लस या माइनस इस तरह से डाइपोल है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस q है, इसका मैग्नीट्यूड माइनस q, मैग्नीट्यूड तो q ही है, इसके बीच की दूरी 2a है। ऐसी स्थिति में आप इनमें से किसी का चार्ज ले लो, मतलब मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे प्लस माइनस से फ्री होकर सिर्फ वो वैल्यू ले लो और उसको उनके बीच की दूरी से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो क्वांटिटी निकल के आती है इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं और इसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। p वेक्टर क्वांटिटी होती है, बशर्ते अगर उसको आप ऐसे लिखें p इंटू पी कैप, जिस तरह किसी वेक्टर को आप लिखते हो वैसा अगर आपने किया। तो अगर ऐसा है सो इसको हम मान लें इक्वेशन 1, अगर ऐसा है सो
इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगी इक्वेशन 1, वेक्टर E बराबर 2 टाइम P कैप अपॉन 4 पाई एप्साइलन R क्यूब, और P इंटू पी कैप, इस पूरी क्वांटिटी को P इंटू पी कैप, इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर P। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट लिखेंगे कि वेक्टर E बराबर 2 टाइम वेक्टर P अपॉन 4 पाई एप्साइलन R क्यूब। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो जब हम किसी डाइपोल के एक्सिस पे होंगे तो उस एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मोमेंट की दिशा के अलोंग होगी। तो यहाँ आपको लिख लेना है, यहाँ आपको लिख लेना है कि अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल, अलोंग एक्सिस ऑफ डाइपोल द ई टोटल, इसको हम ई टोटल कह दे रहे हैं, ये इसी को आप, ये ई टोटल है, ई टोटल इज इन सेम डायरेक्शन, इज इन सेम डायरेक्शन एज पी। ये इसको अंडरलाइन कर लो, मैं तो ये कहूँगा इसको बिल्कुल गांठ बांध लो अपने पास कि अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल द ई इज सेम। अगर ए मतलब ई की डायरेक्शन और पी की डायरेक्शन एक ही होगी अगर आप किसी डाइपोल के एक्सिस पे खड़े हुए हैं, डाइपोल के एक्सिस पे खड़े हुए हो तो ऐसा होगा। अदरवाइज हम दूसरी जगह पे कहाँ जा रहे हैं, दूसरी जगह पे हम जा रहे हैं वहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन है, उस पर हम जाते हैं। चलें अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे जाएं, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे जाते हैं। तो इक्वेटोरियल लाइन की महिमा क्या है, देखो जरा समझने का प्रयास करना बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक प्लस चार्ज है, ठीक है, और एक माइनस चार्ज है, इन दोनों को मिलाती हुई लाइन ये है, ये इसका मध्य बिंदु है। अब हम क्या करते हैं, इस मध्य बिंदु पर इस तरह का एक प्लेन खींच लेते हैं, फिसल गया यहाँ से थोड़ा सा, ये हमारा प्लेन हो गया। अब हमारे प्लेन में ऐसा करते हैं, थोड़ा सा चित्रकारी कर दें, तो इस प्लेन को हम भर देते हैं, ये भी हमारा प्लेन है, ये जो प्लेन है ये इस तरह का है प्लेन, ये हमारा प्लेन है। तो ऐसा है, ऐसा पर्दा लग गया, चिलमन के एक तरफ प्लस चार्ज है, चिलमन की दूसरी तरफ हमारा माइनस चार्ज है, तो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। और इस चिलमन पर, इस पर्दे पर कोई पॉइंट P है, और इससे होती हुई जाने वाली लाइन ऐसे है जो कि किसी पॉइंट C से गुजर रही है। C आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट होने का मतलब है ये दूरी आपकी A होगी, ये दूरी आपकी A होगी, और ये जो दूरी है ये हो गई R, ये R दूरी हो गई। अब आप एक काम करो, काम ये करो कि आप P से इसको मिला दो, ठीक है, इसको मिला दिया। ऐसे ही आप इधर भी मिला दो, इसको लाइन कनेक्ट कर दी। सवाल है कि जो दो लाइनें हैं इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो ऐसा करते हैं, हम इनका नाम रख लेते हैं, ये A है, ये B है, C तो मिड पॉइंट है, और ये P है। तो यहाँ पर आप देखो कि PB स्क्वायर बराबर PC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, लेट मी जस्ट ड्रॉ, अगर हम इस ट्रायंगल में जाएं, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल की बात देखें तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने का मतलब है कि PB का स्क्वायर CB के स्क्वायर और PC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आपका PB स्क्वायर कितना हो जाएगा, PC की वैल्यू क्या है, PC की वैल्यू है R स्क्वायर, CB की वैल्यू है A स्क्वायर। तो आपके पास PB आ गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया, यही तो हुआ ना, ठीक है। अब इसको क्या करो, मैं मिटा दूँ, फिर से बनाऊँ दूसरा, इसी को करते हैं। अब जरा एक चीज़ देखो, बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको मैं जरा जूम कर देता हूँ, ये देखो। हम क्या मानते हैं, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज मानते हैं।
और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है। तो जो हमारा प्लस चार्ज है जो रखा हुआ है पॉइंट ए पर, ये पी को देख रहा है और पी को देख रहा है तो कहता है मैं भी प्लस हूँ, वहाँ भी प्लस है, इसको ढकेलो। तो ढकेलने का मतलब ये है कि यहाँ से कौन सा रंग लें, ऐसा करते हैं ना, दूसरा रंग लाल ले लेते हैं, लाल, ये है लाल। हाँ, यहाँ से ये देखो, ये एक लाइन है जो E प्लस क्यू की वजह से, समझ रहे हो ना, यहाँ प्लस है, P प्लस देख रहा है, उसको ढकेलना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है उससे। अच्छा, इधर एक निगेटिव चार्ज है, कह रहे वाह प्लस चार्ज है, P पे प्लस चार्ज बैठा है, उसको आ जाए तो मजा आ जाए, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे होगी, E बराबर E माइनस क्यू। अब सबसे खास बात, अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर क्या ई क्यू की जो लाइन है, ई प्लस क्यू की जो लाइन है वो ई माइनस क्यू से बड़ी है, छोटी की बराबर होगी? हम कहेंगे बराबर होगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि प्लस क्यू से पी जितनी दूर है, माइनस क्यू से भी पी उतनी दूर है, तो दोनों की दूरियां बराबर है। अब दूरी बराबर है और चार्ज बराबर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी। तो आपका जो ई प्लस क्यू है, ई माइनस क्यू दोनों बराबर हो गए। अच्छा, तो अब क्या करोगे? अब आप इन दो वेक्टर को जोड़ने के लिए अपना पैरेललोग्राम वाला नियम लगाओगे। तो जैसे पैरेललोग्राम का नियम लगाओगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आ जाएगा। ये जो भैया मैंने बड़ी लाइन बनाई है ये वाली, ये हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दिशा इस तरफ है और डाइपोल मोमेंट की दिशा कैसे थी? डाइपोल मोमेंट की जो दिशा थी वो माइनस से प्लस थी, तो ये मैंने नीचे दिखा दी। ये देखो, ये है डाइपोल मोमेंट की दिशा। आई होप एवरीवन इज एग्रीड विथ दिस ड्राइंग। तो डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इधर, और हमेशा ये रहेगा, ये हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी खास स्थिति में ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा। क्यों होगा? अभी हम इसका डायग्राम बनाएंगे तब आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है। तो अब मसला यहाँ पर थोड़ा सा बिगड़ गया। पिछला वाला जो कैलकुलेशन था उस जैसा हम ये पूरा कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्थिति हमेशा बदल गई। वहाँ तो P और P कैप और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में थे, यहाँ पर वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अब हम यहाँ पर ऐसा रिलेशन नहीं लिख पाएंगे। जरा समझो प्यारे बच्चों, इस बात को समझ लो। यहाँ पर इस तरह का रिलेशन, इस तरह का रिलेशन अब यहाँ पर लिखा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है? क्योंकि यहाँ E इस तरफ है, P इस तरफ है, E प्लस E क्यू प्लस इधर है और P इधर है, E माइनस क्यू इधर है, P इधर है। तो हमें थोड़ा सा यहाँ सावधान रहना पड़ेगा। अब हम कहते हैं कि जरा सा इसको और ध्यान से देख करके कुछ और बुद्धि नहीं लगाई जा सकती है? तो बिल्कुल लगाई जा सकती है, बुद्धिमान प्राणी है, इंसान है। जरा सा देखो, ये जो पूरा हिस्सा है इसको हम यहाँ से अलग से जूम करके बनाते हैं। ये जो हिस्सा है इसको हम जूम करते हैं। तो जूम करने का मतलब है आप दिखाओ ई क्यू प्लस, आप दिखाओ ई माइनस क्यू, फिर आप दिखाओ इनका पैरेललोग्राम इस तरह का, फिर आप दिखाओ इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एंगल है थीटा, और मान लो ये एंगल है थीटा। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप दो एक्सिस बना सकते हो, एक एक्सिस इस तरह से इसके लिए, एक एक्सिस इसके लिए। तो आपका जो E प्लस क्यू है इसको रिजॉल्व करो, इसका प्रोजेक्शन इधर बनाओगे तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा? इसका प्रोजेक्शन आएगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। ये हो गया इस तरफ और ये हो गया इस तरफ, E टोटल की दिशा में। तो E टोटल हरा रंग का जो दिख रहा है ये E टोटल है, E टोटल की दिशा में E प्लस कॉस थीटा है। ऐसे ही इसको रिजॉल्व करोगे तो इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, नीचे की तरफ ये बॉक्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ तो दोनों बराबर हैं, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे।
अगर कैंसिल कर देंगे, लेकिन ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में और दोनों जुड़ रहे हैं। तो हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ई टोटल है वो किसके बराबर है, वो बराबर है ई प्लस क्यू कॉस थीटा और वो बराबर है ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ई टोटल बराबर ई प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है। आपने कहा सर ई तो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर तो बनाया ही नहीं आपने। तो हमने कहा भैया हमारा चित्र दिख रहा था, हमारा चित्र दिख रहा है कि जो ई टोटल है, ये देखो हमारा डायग्राम ये दिख रहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट हो। तो अगर वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होना है, अरे भी अगर वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होना है बच्चों, तो इसका मतलब है कि आपको अगर यहाँ वेक्टर बनाओगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा माइनस पी कैप, क्योंकि पी कैप की दिशा मान लो इधर है तो ई टोटल इधर है। तो अब आपने लिखा वेक्टर ई टोटल बराबर ई प्लस क्यू, यहाँ माइनस साइन, प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा पी कैप। ये हमारा मेन फार्मूला है। अब देखो प्यारो, यहाँ आप वेक्टर लगा चुके हो और वेक्टर के हिसाब से आपने माइनस साइन लगा लिया। अगर आपने वेक्टर की दिशा को देख करके ऑलरेडी माइनस साइन लगा लिया है, इसका मतलब है अब आप कहीं पर भी क्यू की जगह माइनस क्यू यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप माइनस क्यू यूज करते तो भी तो आप दिशा के बारे में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के बारे में ही तो कुछ बता रहे होते। हमने वो सारी चीज़ें यहाँ कर ली, अब हम माइनस क्यू को यूज नहीं करेंगे। तो अब आपके पास क्या होगा, वेयर, जहाँ की हम जानते हैं ई प्लस क्यू क्या है, ई प्लस क्यू इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सॉरी की पावर हाफ का होल स्क्वायर। ये क्या कर दिया, देखो मैंने क्या बताया था, दूरी तो ये है ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, अंडर रूट को तो पावर हाफ कहते हैं। तो ये हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑल्सो ऐसे ही मैग्नीट्यूड अगर आप माइनस क्यू लोगे तो वो होगा q अपॉन 4 पाई एप्साइलन, इसकी भी दूरी वही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ का होल स्क्वायर, यानी वही वैल्यू आ जाएगी 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक सही हो गया। अब क्या हो गया, तो भैया इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अरे इक्वेशन नंबर 1 क्या मानी थी, इक्वेशन नंबर 1 ऊपर मानी थी, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा ई टोटल, ऐसे लिख दें, वेक्टर बराबर माइनस दोनों हो जाएंगे तो 2q अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इतना, और कॉस थीटा और पी कैप। अब भैया जरा इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में देखो कि थीटा क्या होगा। जरा देखो इस डायग्राम में, यहाँ पर मैं इसको और थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ये हमने माना था थीटा, और ये है हमारी एक पैरेलल लाइन, और यहाँ से कट रही है लाइन, तो ये एंगल भी थीटा होगा। आपने कहा कैसे, हमने कहा याद करो 9th में थ्योरम पढ़ी थी, अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल जो थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ऐसे ही ये हमारी पैरेलल लाइन मानो, और ये लाइन सोचो कट कर रही है इन दो पैरेलल लाइन को, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो गया, दो एंगल थीटा हो गए। तो अगर हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके हिसाब से वेयर कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, आधार है a और कर्ण है r, ये आर अंडर रूट आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ। देख लीजिएगा चित्र में ऐसा ही होगा। तो ऐसा होने से ET की वैल्यू कितनी आ गई, ET की वैल्यू आ गई माइनस 2q अपॉन 4 पाई एप्साइलन आर स्क्वायर
ए स्क्वायर और कॉस की वैल्यू है ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ, क्योंकि इसकी पावर तो 1 है, इसकी हाफ पावर जुड़ जाएंगी। तो अब पी कैप है, ऑब्वियस बात है, पी कैप यहाँ पर है, पी कैप है। तो ई टी जो है वो हो जाएगा माइनस 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, या लिख सकते हैं और इंटू पी कैप, या लिख सकते हैं वेक्टर पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ भी वही, अब ये हमारा, अब देखो यहाँ पी कैप और ये पी वेक्टर में लिख दिया है। तो ये मत सोचिएगा भाई पी कैप कहाँ चला गया, गायब हो गया, नहीं, ऐसा नहीं गायब हुआ है, वो यहाँ पर मौजूद है। तो भैया ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया इक्वेटोरियल लाइन के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल्सो इफ़ r इज़ मच ग्रेटर देन a, तो हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली टू आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आपके पास हो जाएगा ई टी इज वेक्टर p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। दिस इज रिलेशन। तो ये रिलेशन है यहाँ पर। और जरा एक्सीएल पे क्या हुआ था, एक्सीएल पे देखो, एक्सीएल पे हमने निकाला था, कहीं पे निकाला था, आज ही की बात है, ये देखो टोटल एक्सीएल यहाँ लिख देना, एक्सीएल तो 2p 4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 2 वेक्टर p 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो एक्सीएल पर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 2 का है, यह हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्सीएल इज 2 टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड अबाउट इक्वेटोरियल, क्योंकि ये है 2 टाइम वेक्टर p 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यूब ई एक्सेस, इस तरह से लिख सकते हैं ना इसी चीज़ को। और यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये है, ये टोटल किसका है, ये टोटल है इक्वेटोरियल पर टोटल है। सो आई होप यू गॉट द फुल डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, कैसे निकाली जाती है, क्या क्या इसका सारा हिसाब किताब है। अगली क्लास में हम लोग इस सारी चीज़ को ज्योमेट्रिकली देखेंगे, ज्योमेट्रिकल तरीके से इसको बनाएंगे, और फिर आप देखिएगा कि कैसे हम ज्योमेट्रिकल तरीके से भी इसकी एनालिसिस कर सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।